नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री वन लाइनर्स में। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्या क्या है आपके लिए आज देखते हैं। Why most of the aromatic hydrocarbons burns with a sooty flame? ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी कि जो सुगंधित हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक एलिफेटिक एंड एरोमेटिक का मतलब यहाँ पे साइक्लिक से, सुगंध से नहीं है। जो जितने भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये जब भी बर्न करते हैं तो इनमें एक सूटी फ्लेम प्रेजेंट होती है, यानी कि काली लौ के साथ जलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, या फिर हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे नहीं पाई जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है बहुत ही हल्की गैस है और इस वजह से क्या होता है, ये अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको एस्केप कर जाती है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर निकल जाती है। ओके, ब्लू विट्रियॉल किसे कहते हैं? ब्लू विट्रियॉल जो है कॉपर सल्फेट CuSO4.7H2O को हम जानते हैं ब्लू विट्रियॉल के नाम से। इसी तरह से आपसे वाइट विट्रियॉल भी पूछा जा सकता है जो हम यूज़ करते हैं जिंक सल्फेट के लिए, ZnSO4 के लिए। और एक और आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि है आपका ग्रीन विट्रियॉल। ग्रीन विट्रियॉल होता है आयरन का सल्फेट, और आयरन में यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? +2, इसीलिए यहाँ पे आयरन हमने सेकेंड लिखा है। ओके, अगला सवाल है कि बटर ऑफ टिन। बटर ऑफ टिन यहाँ पे आपको एक नाम दिया है कि आपको ये बताना है कि टिन का कौन सा कंपाउंड है जिसको बटर ऑफ टिन के नाम से जाना जाता है। वो कंपाउंड कौन सा है? वो है टिन टेट्राक्लोराइड पेंटाहाइड्रेट। यानी कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 5 होंगे, 4 क्लोराइड होंगे और टिन होगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला देखिए इस तरह से होगा, SnCl4। एक H2O जो है वो अंदर होता है और 3 H2O जो है बाहर की तरफ हम लिखते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। बट फाइनली हाइड्रेट यहाँ पे कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। एक्वा रेजिया के बारे में आपने सुना होगा। एक्वा रेजिया किसका मिक्सचर होता है? एक्वा रेजिया मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक्वा रेजिया का काम क्या है? एक्वा रेजिया को यूज़ किया जाता है नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि नोबल मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर बाकी मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है। ठीक है, अगर इनको डिसॉल्व करना हो तो हमें ज़रूरत होगी एक्वा रेजिया की। ये किसी भी नॉर्मल सोल्यूशन के अंदर और कोई भी अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं लोगे और किसी भी एक एसिड में अगर इनको डिसॉल्व करना चाहोगी तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। इस वजह से इसको एक अलग से नाम दिया गया है और वो नाम क्या है? एक्वा रेजिया। ठीक है, आगे देखिए, आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट्स है जिनका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम आपका एलिमेंट है, हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है, और रेहेनियम जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। Whose mixture does a marine driver use for breathing? मेराइन ड्राइवर्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर जो गोताखोर हैं, जो नीचे जाते हैं वाटर के अंडर सरफेस, वो किस तरह की गैस का यूज़ करते हैं वहाँ पे ब्रीदिंग के लिए? तो वहाँ पे जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हेलिऑक्स के नाम से जाना जाता है। ये 2 गैसेस का मिक्सचर होती है। कौन कौन सी गैसेस इसमें होंगी? तो देखिए, अगर आप हेलिऑक्स को ध्यान से देखोगे तो इसी में आपको पता चल जाएगा, ऑक्स यानी कि ऑक्सीजन गैस यहाँ पे होती है, एंड HeLi यानी कि हीलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है 2 गैसेस का, जो कि है हीलियम और ऑक्सीजन। ओके, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू रबर। रबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, अगर हमें उसकी इलास्टिसिटी बढ़ानी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है, तो हम जो रबर होता है नेचुरल रबर, उसको सल्फर और हीट के प्रेजेंस में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसका अलग से एक नाम है, ये आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। क्या है इस प्रोसेस का नाम? इस प्रोसेस को जाना जाता है वल्केनाइजेशन के नाम से। वल्केनाइजेशन क्या होता है? जो आपका नेचुरल रबर होता है उसको सल्फर और हीट के प्रेजेंस में ट्रीट करना। और इस प्रोसेस से क्या होने वाला है, जो इलास्टिसिटी है आपके रबर की, लचीलापन जो है, टिकाऊपन जो है, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। ओके, मीथेन जो है, मीथेन को मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्श गैस क्यों? क्योंकि मार्शी एरियाज जो है वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जो आपका गोबर है, गोबर के अंदर भी क्या होता है? मिथेनोजन्स होते हैं जो मार्श गैस को रिलीज करते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो टर्म यूज करी गई है ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है कि A जो है, अगर मान लीजिए ये A+ में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 और यहाँ पे +1। तो 0 से +1 में जाने पे क्या हुआ?
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ गई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एलिमेंट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इनको हानि हुई है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे हैं। लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो होते हैं, सिंपली अगर डिटर्जेंट आपसे पूछे तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सोडियम सॉल्ट्स के मिक्सचर होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज। डिटर्जेंट्स और सोप की आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जिसमें डिटर्जेंट की यहाँ पे मेंशन है कि डिटर्जेंट का एक्चुअल में अगर आप बताना चाहो तो क्या होते हैं, ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, बट किसके सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, हाई फैटी एसिड्स के, जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है। ओके, एटम बॉम्ब जो है, एटम बॉम्ब को इन्वेंट किसने किया था, एटम बॉम्ब वाज इन्वेंटेड बाय जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। ओके, एटॉमिक बॉम्ब कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये आप मुझे बताएंगे प्लीज। एसिड रेन जो है, एसिड रेन का पीएच कितना है, एसिड रेन हमने बोला है तो ऑब्वियसली एसिडिक पीएच होगा, इसका पीएच होता है 5.5 या फिर 5.5 से भी कम होता है। आइसोटोप्स आप किसे कहते हो, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो तो बराबर होता है, लेकिन उनके न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो बराबर नहीं होता है। तो देखिए आइसोटोप्स को आप इस तरह से भी बता सकते हो, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, सबसे सरल है ये, सबको याद भी रहता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन ये आइसोटोप्स हैं तो इनके अंदर कुछ तो डिफरेंट होगा, इनका एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होता है। हाइड्रोजन है, प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्रिटियम का 3 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सब में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग होते हैं, हाइड्रोजन में 0 होते हैं, इसमें 1 होता है और इसमें 2 होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एकदम सही है। सीजियम के बारे में कुछ बताइए। सीजियम जो है सबसे सॉफ्ट मेटल है जो अभी तक अर्थ पे हमें मालूम है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे मुलायम धातु कौन सी है, सीजियम। आपको एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बताना है जिसको सॉल्ट पेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है आपको ये इतना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का तामझाम ना देके सीधा ये भी पूछा जाए कि सॉल्ट पेटर किसे कहा जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पेटर के नाम से जाना जाता है। ओके, KNO3। ठीक है, ये बात सॉल्ट पेटर याद रखेंगे हम। कितने s ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ सकते हैं, तो s ऑर्बिटल में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे s के बारे में पूछा है तो मे भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम आपसे बाकी भी पूछें, तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं। p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। उसके बाद में आती है आपकी d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो d तक याद रखिए, आपको d तक ही पूछा जाएगा मैक्सिमम। ओके, s का है 2, p का है 6 और d का कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उसमें। ओके, Which of the following alkali metal ion has the highest hydration enthalpy? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है, और ये पूछा गया है केवल एल्कली मेटल्स के अंदर। तो यहाँ पे बात करी गई है पहला जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल उसके बारे में, जिसमें आपका कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबीडियम आएगा और सीजियम आएगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं आपके फर्स्ट जो ग्रुप है उसके अंदर या एल्कली मेटल्स में। इसमें आपको बताना सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है, तो इनमें से देखिए लिथियम जो है, हाइड्रोजन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं अभी, तो लिथियम जो है, लिथियम की इनमें से सबसे छोटी साइज होती है, और जैसे ही वाटर के अंदर आप उसे डालोगे तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन भी वाटर का, लिथियम का हो जाएगा। तो लिथियम की साइज सबसे बड़ी हो जाएगी, जिस वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो भी किसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, लिथियम की। तो सही जवाब इनमें से कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी लिथियम की। एक गैस का मिक्सचर आपको दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। इस गैस के लिए एक अलग से नाम दिया गया इस दोनों मिक्सचर के लिए, और वो क्या है, इनको वाटर गैस के नाम से जाना जाता है या फिर सिंथेसिस गैस के नाम से भी जाना जाता है, CO+H2O। जो प्योरेस्ट गोल्ड होता है वो कौन सा होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड जो है इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसको आप डायरेक्टली ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, गोल्ड के अंदर एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या फिर गोल्ड का एलॉय बनाते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अगर बनाने हैं, गोल्ड के सोने के आभूषण जब बनाए जाते हैं तो किसकी इम्प्योरिटीज या फिर किसको मिक्स करके गोल्ड का एलॉय बनाया जाता है। तो हम सिल्वर की मिक्सिंग कर सकते हैं या फिर कॉपर की या फिर
जिंक की। ये कुछ ऐसे एलॉयज हैं या फिर ऐसे और एलिमेंट्स हैं जिनको हम मिक्स करके गोल्ड का एलॉय बनाते हैं और उसके बाद में उससे गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ठीक है। इप्सम सॉल्ट जो है, इप्सम सॉल्ट एक ओर है जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? एलिमेंट यहाँ पे होता है मैग्नीशियम। और इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखिए मैंने आपको मैक्सिमम जितने भी मैंने इस तरह के नाम दिए हैं उनके सबके मैंने फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कराए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको याद ना करो। ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इप्सम सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ओके, तो इप्सम सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपली मैग्नीशियम सल्फेट है। एल्यूमिना आपसे पूछा गया, एल्यूमिना किसका कॉमन नेम है? एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है Al2O3 का। ओके, कौन सा ऐसा रिफाइनिंग मेथड है जो एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है? क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन जो है, क्रोमैटोग्राफिक पृथक्करण, ये आपकी एड्सॉर्प्शन जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस्ड है। डायरेक्टली हम इसको याद रख लेंगे यहाँ से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ पीरियड है किसी भी एलिमेंट का, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या किस चीज़ के इक्वल होता है हमेशा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम नंबर आपके 4 तरह के होते हैं, उनमें से जो नंबर ऑफ पीरियड है, हमने टोटल पीरियड्स कितने बताए थे? हमने 7 पीरियड्स बताए थे। तो 7 पीरियड्स रिप्रेजेंट करते हैं उस पीरियड का जो एलिमेंट है उसके क्वांटम नंबर को। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम आपका होता है 3rd पीरियड के अंदर, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम कैसे बताएंगे? 3। ओके, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड बाई मोन्स प्रोसेस? तो ये जो मोन्स प्रोसेस है, देखिए इस तरह की प्रोसेस आपसे डायरेक्टली पूछी जाएंगी कि किसके लिए यूज करी जाती हैं ये। तो ये जो प्रोसेस होती हैं ये ज़्यादातर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लिए ही होती हैं। जैसे मोन्स प्रोसेस है, ये बेसिकली किसके लिए है? निकल के लिए। तो हम ये याद रखेंगे, आप M और N से डायरेक्टली याद कर सकते हो, दोनों आपके अल्फाबेट्स पास पास ही आते हैं। मोन्स प्रोसेस किसके लिए है? निकल के लिए, निकल के एक्सट्रैक्शन के लिए और निकल की रिफाइनिंग, दोनों के लिए। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? J.J. थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने, जिन्होंने गोल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल इन्होंने ली थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी थी। और जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें करना। तो ठीक है, साइंटिस्ट आपके कौन कौन से हैं? J.J. थॉमसन है, अर्नस्ट रदरफोर्ड है एंड जेम्स चैडविक है। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? O3 ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है। 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। पहली बार जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी वो कौन से साइंटिस्ट ने बनाई गई थी? तो देखिए पीरियोडिक टेबल तो काफ़ी बनाई गई थी, बट पहले जो हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट, वो है मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी, इट वॉज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो एटॉमिक नंबर को दर्शाता है? तो देखिए हमने बात करी थी कि परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है, वो इक्वल किसके होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और एटम की कभी भी आप अगर किसी भी एटम की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा? सबसे बीच में न्यूक्लियस होगा, और हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? उसके बाहर इस तरह से शेल्स होती हैं, और इन शेल्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या जितनी होगी उतनी ही क्या होगा? उतनी ही एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होगी किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी अर्थ के लिए जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन 2 गैसेस है जो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के अंदर। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम है NaCl। काफी सरल है, ये आप सबको मालूम होगा। आगे है कि कौन सा एलिमेंट है जो नेचुरली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बट फिर भी उसको ट्रेडिशनल थर्मामीटर्स जो है उनमें यूज़ किया जाता है। तो देखिए पहले आपने थर्मामीटर्स देखे होंगे, उसके अलावा जो आपका BP इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर भी क्या होता है? आपके इस तरह से एक ट्यूब होती है बड़ी सी। ठीक है, थर्मामीटर में भी सिमिलर ऐसा ही होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर उसको आप ऐसे एरिया में लेके जाओगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मरकरी पहले तो कम यहाँ पे जगह रोके हुए होती है, फिर वो इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है, और वो जहाँ तक राइज करती है वो टेम्परेचर को डिनोट करता है। ठीक है, तो मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। BP मेजर करने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के अंदर।
आपको बताना है ऐसा कौन सा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जो कि आपके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, यानी कि ओजोन परत जो है आपकी उसकी मोटाई को कम करती है ये, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? रेफ्रिजरेटर्स में। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। अगर दो लिक्विड्स हैं आपके पास में, वो दोनों एक दूसरे के अंदर घुल नहीं रहे, डिजॉल्व नहीं हो रहे, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे पानी का और तेल का, वो दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, उन दोनों का एक सोल्यूशन बन नहीं रहा है, तो हम उसे किस नाम से जानेंगे? हम कहते हैं ऐसे लिक्विड्स को इममिसिबल लिक्विड्स। और वहीं दो लिक्विड्स जब एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं, जैसे नींबू पानी बनाते वक्त आपने नींबू का जूस डाला और पानी, वो पूरा एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? उसे हम जानते हैं मिसिबल के नाम से। उसके लिए हम क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? मिसिबल, मिश्रणीय। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होती है एक एटम बॉम्ब के अंदर? एटम बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती हैं, और इस रिएक्शन की वजह से जो भी एनर्जी रिलीज होती है एटम बॉम्ब में, वो रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन रिएक्शंस को किस नाम से जाना जाता है? जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से, और जिनमें एनर्जी रिलीज होती है उनको हम जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से। गैलेना, तो देखिए गैलेना का मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि गैलेना किसका ओर है। तो गैलेना अगर आपको फॉर्मूला मालूम है PbS, तो गैलेना किसका ओर है? लेड का ओर है एक। ओके। कौन सा ऐसा रिफाइनिंग मेथड है जो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं मॉल्टन स्टेट के अंदर दैन इन सॉलिड स्टेट? यानी कि अगर अशुद्धियों को आपने अगर पिघला लिया है तो उस अवस्था में वो अधिक घुलनशील होती है ठोस अवस्था के बजाय। ये यूज़ किया जाता है जोन रिफाइनिंग के अंदर, और यहाँ से जितने भी आपके सेमीकंडक्टर हैं या फिर जितने भी आपके सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी रिफाइनिंग यूजुअली जो है इस प्रोसेस से करी जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? जोन रिफाइनिंग। बीटा डीके प्रोसेस के टाइम पे कौन से पार्टिकल्स एमिट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन, दोनों पार्टिकल्स का एमिशन होता है किस टाइम पे? बीटा डीके प्रोसेस के अंदर। अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा डीके के अंदर हीलियम का न्यूक्लियस एमिट होता है। वैसे तो हीलियम के अंदर क्या है? हमारे पास में 2 प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक वेट होता है 4, बट न्यूक्लियस एमिट होने का क्या मतलब है कि यहाँ से आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा He+2, यानी सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचा है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, केवल वो एमिट होता है अल्फा डीके के टाइम पे। लेंथेनाइड्स जो है, लेंथेनाइड्स आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखी होगी तो उसमें नीचे की तरफ 2 इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नाम से जानते हैं। पूछा गया है कि कौन से ब्लॉक में क्लासिफाई करे गए हैं? ये क्लासिफाई करे गए हैं F ब्लॉक के अंदर, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों ही। लेंथेनाइड्स जो हैं इनकी पूरी एक सीरीज है जैसे मैंने आपको बताया, तो कितने से कितने एटॉमिक नंबर तक लेंथेनाइड्स प्रेजेंट होते हैं? तो 57 to 71 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लेंथेनाइड्स होते हैं, और ये टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। ओके। एल्कली किसे कहा जाता है? तो देखिए वैसे तो एल्कली और बेस के टर्म्स हम दोनों एक दूसरे के लिए यूज करते रहते हैं, बट एक एल्कली वो बेस होता है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है। एन इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इन एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होता, उसे हम कहते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके। इसको हम समझेंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लेकर के। जैसे देखिए H2SO4 है, हम जानते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालोगे तो क्या होगा? ये डिसॉल्व हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयंस दे देगा अगर आप एक मॉलिक्यूल H2SO4 की बात करोगे, और यहाँ पे ये दे देगा सल्फेट। ओके, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। लेकिन इस तरह के हमारे पास कुछ और एसिड्स भी होते हैं जो वीक एसिड्स हैं या वीक बेसिस हैं, जिनको जब आप एक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर के अंदर डालोगे तो पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होंगे, पूरी तरह पृथक नहीं होंगे। उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से। कार्बन जो है हमेशा क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करता है। ओके, पहला स्टेबल मेंबर आपको बताना है एल्काइन सीरीज के अंदर। तो एल्काइन सीरीज में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए मैंने एक कार्बन लिया, एक कार्बन को अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम हमें 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट तो होगी। ठीक है, तो मैंने 2 कार्बन ले लिया, दोनों के बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया।
लेकिन अब हमें कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे जो रेस्ट बॉन्ड्स हैं उन पे। तो अब देखिए आप दोनों कार्बन्स के ऊपर 4 वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये जो कंपाउंड होता है 2 कार्बन का, ये पहला स्टेबल कंपाउंड है एल्काइन सीरीज का, और इसे हम जानते हैं इथाइन या फिर एसिटिलीन नाम से। दोनों इसी के नाम है। इथाइन IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है और एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है। ठीक है, दोनों ही टर्म्स यूज करी जाती हैं, तो आप दोनों ही ध्यान में रखिए। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? नेचुरल रबर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। बट आइसोप्रीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? आइसोप्रीन का केमिकल फॉर्मूला है 2-methyl-1,3-butadiene। तो इसका आप फॉर्मूला बना के देखिए। ब्यूटा का मतलब होता है 4 कार्बन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 कार्बन के ऊपर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बोला क्या गया है कि 1 और 3 पे 1, 2, 3 एंड 4 इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बाकी जितनी भी वैलेंसीज हैं वो आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लीजिए। ये जो आपको मैंने बना के दिखाया दैट इज आइसोप्रीन, जो कि एक मोनोमर यूनिट है नेचुरल रबर का। कौन सी प्रोसेस है जिससे कि आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव कर सकते हो हार्ड वाटर से? यानी बेसिकली आप सॉफ्टनिंग अगर आपको करनी है, अगर आपको जो हार्डनेस का रीजन है अगर आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, हार्डनिंग का उल्टा कर रहे हो, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वाटर सॉफ्टनिंग। कौन सा एंटीसेप्टिक कंपाउंड है जो डिटॉल के अंदर प्रेजेंट होता है? डिटॉल के अंदर क्लोरोक्सीलिनॉल जो है ये प्रेजेंट होता है, जो मेन एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है डिटॉल का। ऐसे 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनको मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था? तो मैरी क्यूरी ने 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे जो कि हैं आपके पोलोनियम एंड रेडियम। ठीक है, मैरी क्यूरी के 2 एलिमेंट्स डिस्कवर करे हुए पोलोनियम एंड रेडियम। कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टी है जो कि मेंडलीव ने, जिनका पूरा नाम क्या था, दिमित्री मेंडलीव ने यूज करी थी अपनी जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उनके अंदर? तो देखिए आप सिंपली याद रखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हम यूज करते हैं एटॉमिक नंबर को, और मेंडलीव ने एग्जैक्टली इसके अपोजिट यानी कि एटॉमिक वेट को यूज किया था अपने जितने भी एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में उनको अरेंज करने के लिए। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि अगर आपके पास में इक्वल वॉल्यूम है, कितनी भी गैसेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितनी भी हैं, अगर आपके पास में इक्वल वॉल्यूम है गैसेस का, तो उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये होता है सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर की कंडीशंस के ऊपर। यानी अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो अगर आपके पास में इक्वल वॉल्यूम गैसेस का है, तो उन सब गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच आपके हिसाब से कितना होगा? ऑलमोस्ट तो 2 के आसपास पीएच होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऐसी कौन सी गैस है जिसको आप फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज करोगे, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, आपने अग्निशामक जो होते हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी गैस होती है? उनमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है फायर को वो रुक जाएगी, और इस वजह से जो आग है वो रुक जाएगी, आगे फैलने से भी रुक जाएगी। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जब होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी ऐसी एसिडिक गैस है जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही है? सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि एसिडिक है, और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एक हिजार्डस या फिर एक पोल्यूटेंट है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। आपने देखा होगा सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ में मिक्स करके एसिड रेन जो है उसके अंदर भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक तरह से ये बहुत ही डेंजरस पोल्यूटेंट है। मोस्ट कॉमन मेटल्स जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं वो कौन सा है? आयरन एक ऐसा मेटल है जो कि ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है। आपने जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें देखा होगा, या फिर आपने आयरन जो स्टेनलेस स्टील है वो भी बेसिकली एक आयरन का ही कंपाउंड है, उसके आपने बर्तन अपने किचन्स में देखे होंगे। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आयरन यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है, जो बॉक्साइट से हम करते हैं, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, हम जानते हैं, वो कौन से प्रोसेस से होता है? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो है, इससे इंडस्ट्रीज के अंदर जितना भी एल्यूमिनियम फॉर्मेशन होता है वो इस प्रोसेस से होता है। कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो एक किसान यूज कर सकता है अगर उसकी जमीन जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल हो गई है? तो हम यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस यूज करेंगे जो थोड़े बेसिक होंगे, जिस वजह से क्या होगा, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। तो क्विक लाइम इसमें यूज किया जा सकता है, स्लेक्ड लाइम यूज किया जा सकता है, चॉक पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम दोनों के फॉर्मूलाज देख लें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
द कंपोनेंट ऑफ एयर, कौन सा कंपोनेंट है एयर का जिसको रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है? ऑक्सीजन गैस जो है उसको यूज किया जाता है। एक नेचुरल सब्सटेंस आपको बताना है जो कि एक ही एलिमेंट का बना हुआ होता है और जिससे एनर्जी आपको मिलती है। कोल, कोल एक ही सब्सटेंस किसका बना हुआ होता है? एक ही एलिमेंट, सिर्फ कार्बन का बना हुआ है कोल, और कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, हम सब जानते हैं। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। सिंपली NaCl का वाटर के अंदर जो सोल्यूशन है उसे ब्राइन के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप ये दोनों एक साथ याद रखिए, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है और वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, क्योंकि इनमें यूजुअली कंफ्यूजन होता है। जो प्रोसेस है सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस के अंदर जब हो जाता है, इस प्रोसेस को आप किस नाम से जानते हो? यानी कि सॉलिड जो है पहले यूजुअली लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड के बाद में गैस में कन्वर्ट होता है, बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली क्या है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये प्रोसेस को हम जानते हैं सब्लिमेशन के नाम से। ओके, सिल्वर हेलाइड्स जो हैं आपके, सिल्वर हेलाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट्स के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, तो अपनी तरफ से कोई भी कलर नहीं देंगे और फोटो का जो कलर है वो आराम से आपको विजिबल हो जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, इसके अंदर किस किस प्रोडक्ट्स का, कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। ये दो गैसेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म बाय इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन से एक सब्सटेंस तो हमने बता दिया था जो कि था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अलावा कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा वाज KOH, तो इनका फॉर्मेशन किया जाता है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन से। प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म बताना है आपको सिलिका का, फॉर पासिंग अल्ट्रावायलेट रेज इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। सिलिका का एक प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। वो सब्सटेंस क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर से पास होने देता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कुछ स्टडी पर्पस के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं उनके अंदर। और सिलिका का ये जो प्योर फॉर्म है इसे जाना जाता है क्वार्ट्ज ग्लास के नाम से। ऐसी कौन सी गैस है जिसको ग्रीन फ्रूट्स के इज यूज टू कुक ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स जो है उनको पकाने में इस्तेमाल करी जाती है? वो होती है आपकी इथाइलिन गैस, ठीक है, जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। क्लोरोक्वीन एक कंपाउंड है जो कि एक्ट करता है एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। क्लोरोक्वीन एक ड्रग है जो कि एंटी मलेरियल इन नेचर है। मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है? सबसे लचीला धातु है गोल्ड। ओके, When excess amount of carbon dioxide gas is passed through lime water, आपने क्या किया? लाइम वाटर के अंदर से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने लाइम वाटर से पास किया, वहां पे फॉर्मेशन किसका हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। और सेम फॉर्मूला आपने चौक के लिए बताया था कि तो चौक भी अगर आप वाटर मिक्स करोगे तो वो पूरा सोल्यूशन थोड़ा वाइट वाइट सा हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं मिल्की अपीयरेंस। विनेगर का चीफ कंस्टिट्यूएंट कौन होता है? विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। सीवीड्स जो हैं आपके समुद्री छोर पर जो आपकी खरपतवार होती है वो किस चीज़ का इंपॉर्टेंट सोर्स होती है? वो आपके आयोडीन का इंपॉर्टेंट सोर्स होती है। आयोडीन उनमें भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। ओजोन जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओजोन हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धरती पर अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है, जो कि जो आपकी सूरज की किरणें हैं उनके अंदर हर तरह की आपकी लाइट प्रेजेंट होती है। अल्ट्रावायलेट रेज भी प्रेजेंट होती है, इंफ्रारेड भी होती हैं, बट अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये डेंजरस होती हैं। इस वजह से इनको रोकने का काम कौन करती हैं? ओजोन। ड्यू टू विच प्रोसेस डो इज पफ्ड अप इन मेकिंग ब्रेड। ब्रेड का जब फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे जो आटा लिया जाता है वो थोड़े टाइम बाद में फूल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है, और फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर हमने बात करी थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और गैस रिलीज होने की वजह से क्या होगा? वो धीरे धीरे थोड़ा फूलता जाएगा। कौन सा एलिमेंट है जो कि सारे एसिड्स के अंदर कॉमन है? तो हमने बात क्या करी थी? सारे एसिड्स वाटर में जाने पे H+ आयन देते हैं, तो हाइड्रोजन का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे एसिड्स के अंदर, ठीक है। ऐसा कौन सा ड्रग है जो इन्फेक्शन होने को प्रिवेंट करती है और वीदरिंग भी नहीं होने देती है? मान लीजिए आपको कोई कट लग गया है, उसके ऊपर आपको खतरा है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई बर्न है उसके ऊपर आपको डर है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वहाँ पे हम जिस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूजुअली, उनको हम किस नाम से जानते हैं? एंटीसेप्टिक्स के नाम से, ठीक है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर जो आप डिफरेंस है वो ज़रूर पढ़िए।
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर्स इन अ स्पेसिफिक वे। अगर आपको कंपाउंड्स को सेपरेट करना है मिक्सचर से तो यहाँ पे हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे वो होता है रिफाइनिंग। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस का मतलब होता है यहाँ पे वाटर नहीं प्रेजेंट है, ये जल विहीन है, ये काम करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये आप किसी और सब्सटेंस के साथ यूज करोगे तो वहां पे जो भी वाटर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर अगर आपको करेक्ट करनी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज कर सकते हैं टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। एसिडिक रेन मेनली कौन सी गैस की वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने बोला था एक बहुत ही डेंजरस पोल्यूटेंट है जो कि मेन गैस होती है एसिडिक रेन के अंदर भी। ऐसा कौन सा एसिड है जिसको आप इस्तेमाल करते हो ग्लास के ऊपर अगर आपको लिखना हो किसी चीज से, एचिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl उसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स आप इस्तेमाल करते हो उसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और कार्बन कंपाउंड्स के साथ में वहां पे प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन जो भी है उसकी रेट को इफेक्ट करेगा, यानी बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, लेकिन ये सब्सटेंस जो इसके अंदर खुद में कोई भी चेंज नहीं होता है इस रिएक्शन के दौरान, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के नाम से। क्रोमियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है K2Cr2O7 में, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 होती है हमेशा। 2 पोटेशियम है हमारे पास में, हमें क्रोमियम की मालूम नहीं है जो हमने x मान ली है, क्रोमियम भी 2 है तो मैंने 2x लिख दिया है। और ऑक्सीजन की ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, और पूरा जो मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2x कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 14, 14 माइनस 2, तो x देखिए x जो है वो क्या है, हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट माना था 12/2 जो कि कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज +6। तो ये +6 जो है वो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है K2Cr2O7 में, जो कि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। ओके, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकली वो अलग अलग तरह के अपीयर होते हैं बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एलोट्रॉप्स के नाम से। ठीक है, पीवीसी जो है पॉली विनाइल क्लोराइड, अगर आपको इसका पूरा नाम भी पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो पॉली किस चीज का पॉली है, ये विनाइल क्लोराइड का, तो किस चीज के पॉलीमराइजेशन से बनेगा, ये विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से। पीवीसी जो है आपके घरों में जो पाइप्स यूज करे जाते हैं प्लास्टिक के, वाटर वगैरह के ड्रेनेज के लिए, वो पाइप्स यूजुअली पीवीसी के बने हुए होते हैं। कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जिसकी सॉलिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, तो डायमंड जो है उसकी सॉलिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ओके, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है यानी कि वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उनके अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, लेड जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, C6H6 क्या है, C6H6 आपकी होती है बेंजीन, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये इस तरह से होगी और यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन सी गैस है जिसको आप बैक्टीरिया किल करने के लिए यूज कर सकते हो, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी कौन सी गैस है जिसके लिए बोला जाता है कि उसकी जो स्मेल है वो सड़े हुए अंडों की जैसी होती है, और ये गैस होती है आपकी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी गैस, इसकी सुगंध जो है वो बहुत ही भद्दी होती है और इसे हम बोलते हैं रॉटन एग स्मेल। कौन सा आइसोटोप है यूरेनियम का जिसमें एबिलिटी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो चेन रिएक्शन है उसको कंटिन्यू करने की, कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम 235, जिसका एटॉमिक वेट 235 है, वो वाला यूरेनियम। ओके, तो ये आज के 100 वन लाइनर्स थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।